बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूँ चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, CM KPK के सिंध के दौरे से पहले पाकिस्तान के अंदर एक बहस चल रही थी कि ये दौरा कैसा होगा, कितना कामयाब होगा, क्योंकि उससे पहले पेशावर और मर्दान के जलसे और पंजाब के दौरे ने PTI के वर्कर्स के दिमाग में और दिल में काफ़ी ज़्यादा शकूक को जन्म दिया और स्पेकुलेट करने लगे ये तमाम लोग कि सिंध जाना भी चाहिए या नहीं। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि सिंध जाना चाहिए और वो सिंध गए। और सिंध हुकूमत ने PTI को एक सरप्राइज़ दिया, एक प्लेजेंट सरप्राइज़, जिसमें उन्होंने उनको वेलकम भी किया। सईद गनी साहब ने अजरक भी पहनाई, सिंधी टोपी भी पहनाई, वज़ीर आला KPK को स्टेट गेस्ट के तौर पे लिया, प्रोटोकॉल दिया और उनको उनका प्रोग्राम पूछ के उनको बताया कि आप जहाँ जाना चाहते हैं और जैसे एक्टिविटी करना चाहते हैं वैसे कीजिए। PTI का भी बड़ा एक अच्छा कॉर्डियल रिस्पांस आया, लेकिन बाद में मामला कुछ खटाई में पड़ गया। इस सब पे बात करने के लिए हमें सिंध के सदर PTI जनाब हलीम आदिल शेख साहब ने आज हम के लिए ज्वाइन किया है। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि मामला खटाई में कैसे पड़ा। जी हलीम आदिल शेख साहब, ये फरमाइएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, बड़ा कॉर्डियल था सारा और बड़े वेलकमिंग थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और सिंध हुकूमत। ये मामला खटाई में कैसे पड़ गया? देखिए, हम समझ नहीं आ रही। जब ये इन्होंने हमें वेलकम किया था तो भी हम बहुत हैरान थे, लेकिन वो बड़ी खुशगवार हैरानगी थी कि उन्होंने हमें जैसे ही ऐलान हुआ, नासिर शाह साहब ने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं, हम पंजाब वाला सलूक नहीं करेंगे, हम ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू प्रोटोकॉल, ड्यू सिक्योरिटी देंगे। हमने उनको बताया कि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ना सही, हमें आप बस वो दे दें जो हमारा जायज़ हक है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। उन्होंने कहा करें। उन्होंने कहा बिलावल साहब, भुट्टो साहब ने कहा करें। हम खुश हो गए। फिर उसके बाद यहाँ उतरे, उन्होंने टोपी अजरक का तोहफा दिया, हमने उसको वेलकम किया। सब ने, CM ने, हमने, सब लोगों ने वेलकम किया। 2 रोज़ बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने हमें जलसे की इजाज़त भी दे दी कि बिलावल साहब का हुक्म है, हमें हाँ जलसा देंगे। हमने कहा सदके थी वहाँ। हमने कहा इस घुटन के माहौल में ताज़ा हवा का झोंका हम उसको समझे। आपने ये बयान भी और दिया था? जी जी हमने कहा कि और हकीकत ये अचानक फिर NOC का कहकर, मतलब मिनिस्टर NOC देता है और पुलिस वाला थानेदार उठा के ले जाता है। उसके बाद ये होता है कि शाम को 5 बजे तक हमें सामान लाते हैं, वो पुलिस ले जाती है उसको उठा के, मज़ार को गेट लग जाता है। मिनिस्टर साहब कहते इजाज़त दिया हुआ है। हमारा 11 को जलसा था, 10-4 जब शाम को 5 बजे तक नहीं मिली तो हमने कहा 5 हम नहीं कर सकते। बस जलसा वाला, जलसे में लाइटें होती हैं, कंटेनर होता है, स्टेज होता है, साउंड होता है। हमने कहा जी हम रोड के ऊपर कर लेंगे, जलसा तो करेंगे लेकिन रोड पे कर लेंगे, अपने कंटेनर वगैरह खड़े करके, ट्रक खड़े करके। जी उसके बाद उन्होंने फिर रात को राब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं जी आप करें, हम आपको फास्ट ट्रैक, कोई रुकावट नहीं होगी, कंटेनर मंगाएं, सामान मंगवाएं। दोबारा जब 12 बजे पहुंचे, 12:30 बजे तो पुलिस आ गई, 25 गाड़ियों के शीशे तोड़े, मार पीट करके। एक तरफ से NOC दी हुई थी, दूसरी तरफ मारपीट की। उससे खतरनाक काम क्या हुआ कि वज़ीर आला साहब का जो 2 घंटे का वो था, पीपल्स पार्टी ने वो 7 घंटे में कर दिया और मोटरवे के ऊपर डंपर गिरवा दिए। वो पुलिस वाले खड़े हुए थे, थानेदार खड़े थे, DSPs खड़े थे, और उसके बाद वो कोहिस्तान से होते हुए, झिरक से होते हुए, पता नहीं कहाँ से 7 घंटे में पहुंचे, 1.5 घंटे का फासला। उसके बाद हमें समझ में आ गई कि भाई वो फिर बहुत ही, वो तो पंजाब से भी गंदा काम हो गया ना, सिक्योरिटी रिस्क कर दी। शेख साहब ये फरमाइएगा कि आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। पंजाब में तो किसी को जमा ही नहीं होने दिया गया, बत्तियां बंद कर दी गई। बड़ी न्यूट्रल ज़रायों से भी ये बात पता चली कि पंजाब हुकूमत जो थी बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी। जिसके बरक्स सिंध हुकूमत ने ये जो वाक़या आप कोट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, लेकिन आप दो को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? एक बेसिक सवाल ये है कि जलसा भी हुआ, लोग भी आए, तकरीर भी हुई, फ्रीली मूव भी आपने किया। ये इंसिडेंट जो है पुलिस के आने का, इसकी कोई वजह होगी? क्योंकि पुलिस की तरफ से काउंटर आपके ऊपर एलिगेशंस आ रही हैं कि PTI के जो हैं सपोर्टर्स, उन्होंने पथराव किया। प्लीज़ बताएं। देखिए, 2 बात। सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो खतरनाक बात है जो मैं कहा, जिसमें चीफ मिनिस्टर की जिंदगी को रिस्क पे डाला कि उन्हें मोटरवे से उतरकर पहाड़ों के रास्ते से दूसरी रोड पे जाना पड़ा, नेशनल हाईवे पे, ठट्ठा वाली रोड पे। ये पंजाब में नहीं हुआ। मतलब उन्हें बिल्कुल तो सुनसान में, बेयाबान में भिजवा दिया गया रात के 3, 4, 5 बजे। खुदा ना खास्ता कोई अटैक हो जाता तो क्या होता।
दूसरा, एनओसी के बावजूद हम सारी मीडिया भी खड़ी थी, हम तो वहां तैयारियां कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने डंडे मारी की। वो तो पथराव और वो शेलिंग की बात तो अगले दिन की बात है, जब हम कह चुके। तो बात यह है कि जलसा तो वो नहीं हो पाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जलसे से ज्यादा हो गए। लोग तो उतने हो गए, लेकिन वो भी एक करिश्मा ही था। लेकिन ना कंटेनर पहुंचा, ना लाइट पहुंची, ना कुर्सी पहुंची। कौन सा हमारे पास अलादीन का चिराग था कि हम 24 घंटे के अंदर 5 बजे तक एनओसी नहीं है। तो इनको अपनी सफों में, पीपल्स पार्टी को अपनी सफों में, अपनी इंतजामिया में, अपनी पुलिस में अपने दुश्मन तलाश करने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ ज्यादती हो गई है। अच्छा माहौल बन रहा था, अच्छा माहौल था, एक दो दो सूबों में हमआहंगी हो रही थी, वो किरेजा रेजा हो गई। चूंकि इन्होंने लाज नहीं रखी उस अजरक की, उस टोपी की, जो रिस्पेक्टेबल चीज है उसकी भी राज ने, उसी सीएम को इन्होंने बेअबान में धक्के दे के भिजवा दिया। तो मैं तो कैसे ना कहूँ कि पंजाब से गलत हो गया ये बताइएगा कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जाहिर है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई मिसमैनेजमेंट है, या आप इस चीज़ के ऊपर कोई आपको इबाम नहीं है कि हुकूमत ने ये जान के किया है? आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हमने इनके पहले इकदाम को हमने वेलकम किया था, सबने वेलकम किया था। और अभी भी इतनी जल्दी नहीं हम उसको कह रहे कि जी बिल्कुल हम किसी और तरफ जाके खड़े हो जाए, लेकिन इबाम नहीं हो सकता। इसलिए कि हमारी वजीर से बात हुई, वो कहते हैं आधे घंटे में। एसएचओ की अगर थानेदार की क्या हैसियत है? वजीर इजाजत दे रहा है, उसके बाद चले शाम को डीसी ने भी इजाजत दी, उसके बाद रात को वजीर की नहीं मान रहा, डीसी के नहीं मान, थानेदार कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। डंडे मार के बंदे गिरफ्तार किए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, अगले दिन पूरा घेराव कर दिया। तो बात यह है कि कहीं तो कि दाल में काला है, दारी पूरी काली है। अच्छा, हम मैं बताऊं आप, हम तो इस गुत्थी सुलझाने का इनाम देने को भी तैयार हैं। ये गुत्थी हमसे नहीं सुलझ रही कि पहले इजाजत क्यों मिली और बाद में रुकावट क्यों डली। ये हमें गुत्थी सुलझ जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। हमें समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या हमारे साथ। अच्छे अच्छे उसमें चले जाते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, अच्छा एक फिजा बन रही थी। लेकिन है कि बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। शेख साहब, और ये फरमा दें कि इस्तकबाल देख के तो ऐसे लग रहा था, बल्कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो नया क्रिएट करने लग गए थे लोग कि शायद जैसे फ्यूचर में पीपीपी और पीटीआई का कोई इल्हाक भी होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। तो फिर उसके बाद क्या अब हम ये समझें कि वो भी रेजा रेजा हो गया इस आपकी जो उम्मीदें थी उनके साथ ही? देखिए, मैं कर्ज करूं कि इल्हाक या वो नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जो सियासी जमातों में होनी चाहिए वो बन सकती थी। वो बन अगर आप कभी भी मुझे बनती इजाज़त है। दें, अगर आप मुझे इजाज़त दें, इल्हाक क्यों नहीं हो सकता? पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो इल्हाक भी होते हैं, वफादारियाँ तब्दील भी होती हैं, अपना इंटरेस्ट देखते हैं, मुल्क का इंटरेस्ट देखते हैं। तो ये क्यों पीटीआई कहती है कि दो बड़ी पार्टीज़ के साथ नहीं हो सकता? क्यों? देखिए, मैं दो बातें कर रहा हूँ ना। जी वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी, जी जैसे उन्होंने हमें वेलकम किया, हमने तो कहा। और दूसरी जानिब ये जो हमें, देखिए एहसान नहीं था इनकी कि लीडरशिप केपी में जाती है, उनको ऐसे सेज की तरह उनको लेके चला जाता है। जी तो ये नहीं होता, कोई अचंभा भी नहीं होता, ये तो रूटीन में होता है। इधर चूंकि अनहोनी लग रही थी हमें कि पता नहीं क्या हो गया, चूंकि पंजाब में नहीं हुआ था। बात यह है कि मैं कहता हूं कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए कि सब कुछ ना के बावजूद कितना बड़ी आवाम निकली है, कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है। एक चीज हमें शक है कि शायद जो उस दिन मूवमेंट देखी, मोबिलाइजेशन देख के शायद इनको हो गया होगा, ये समझ रहे होगी पीटीआई तो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। हम अपने वो बना लेते हैं, अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा कर लेते हैं कि हमने देखो पंजाब वाला काम नहीं किया। लेकिन जब इस वहाँ इस्तकबाल देखा, 5 घंटे में पहुंचे एयरपोर्ट से प्रेस क्लब, उस वक्त इनको हुआ होगी ये तो कुछ गलत हो गया हमसे, और शायद उसके बाद उन्होंने अपनी सोच तब्दील की हो। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जो है इनसे गलत फाउल प्ले हो गया है। अगर गलती से हुआ है, इंक्वायरी कराएं, जो जिम्मेदारान है उनको सामने लेकर आए, तो मैं समझता हूँ कि इसका वो हो सकता है। नहीं तो ज्यादती बहुत की है। बड़ा अच्छा अच्छा चलते चलते अचानक एकदम से यूटर्न ले लिया इन्होंने, तो फिर आपकी बात से मैं ये तासुर लूँ कि अभी कोई फाइनल आपकी तरफ से इनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जिसमें आप समझते हो कि वाकई ये कसूरवार हैं। गुंजाइश आप दे रहे हैं इनको कि इंक्वायरी करवाएं और अगर कहीं पे लैप्स है तो उसको सामने लेके आएं, इतनी गुंजाइश है? इंक्वायरी इन्होंने जी मुझे कहा था कि हम इंक्वायरी कराएंगे कि हमारी इजाजत के बावजूद पुलिस वेंडर को क्यों ले गई, वजारे कायद इंतजामिया ने ताला क्यों लगा दिया। लेकिन कराएं तो सही ना, जी बताएं तो सही ना। जी चूंकि इन्होंने हमें इज्जत दी 2 दिन, हम उसके लिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई हम रिवायती लोग हैं, उन्होंने इज्जत दी है, हम बिल्कुल इसको पलट नहीं सकते। लेकिन ज्यादती ही फिर उन्होंने कई गुना कर दी। हमारे मेहमान को, चीफ मिनिस्टर, एक दूसरे सूबे का चीफ, एक 4.5 करोड़ आवाम का चीफ मिनिस्टर को इन्होंने धक्के खाने के लिए भिजवा दिया।
और आधी रात को किधर की है? मतलब क्या बगैर डीआईजी के, बगैर एसएसपी के, बगैर आईजी के ये मुमकिन है? नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस वाले वर्दियों में मोबाइलें रास्ता रोक कर खड़ी थी। कल भी हम निकले अपने फार्म हाउस से, मेरे फार्म हाउस पे ठहरे हुए थे ये, वहां से हम निकले हैं, 6 घंटे में हम पहुंचे। हर जगह, हर थाने की पुलिस आगे रास्ता रोक के खड़ी थी। मतलब क्यों, किस लिए, क्या हम गलत कर रहे थे? खोने देते ना 2 दिन, अच्छे 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 एक अच्छे नोट पे चले जाते, लोग खुश होते। हम भी कहते चलो यार एक वर्किंग रिलेशनशिप बन रही है। सबसे पहले तो सीबीएम्स होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप होती है, खुशगवार हवा का झोंका होता है, आगे बातें आगे होती हैं जाके। फिर ये बताइएगा कि सिंध के अंदर तो आपको आपके मुताबिक सपोर्ट नहीं मिली, फिर भी लोग आ गए। पंजाब की जो पीटीआई की लीडरशिप है उसके लिए आप क्या गुंजाइश समझते हैं उनको दी जाए कि पंजाब में लोग नहीं निकले, सपोर्ट इधर भी नहीं थी, सपोर्ट उधर भी नहीं थी, तो पंजाब की पीटीआई की लीडरशिप की जो परफॉर्मेंस है उससे आप समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस ठीक है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जितनी फसाइयत पंजाब में है उतनी सिंध में नहीं है। मैं जितना हक हो, बंदे को सच बोलना चाहिए। जितनी फसाइयत का लेवल पंजाब में है वो सुबह सिंध में नहीं है। और करेला और नीम चढ़ा है ना जी वहां तो वो साहिबा, उनको पता है कि वो वोट से नहीं आए हैं। उनको पता है कि वो डंडे के जोर पे आए हैं। जब तक उनका डंडा चलता रहेगा, जब तक उनका इक़्तिदार कायम रहेगा। उनको पता है ना उन्हें वोट पहले मिला नवाज नून लीग को, ना वोट उन्हें आगे मिलेगा, ना उन्हें अवाम से कोई लेना ना कोई देना। वो जब तक अपनी पुलिस के जोर के ऊपर अपना इक़्तिदार कायम रख सकेंगे वो चला लेंगे। तो मैं बिल्कुल, पंजाब की लीडरशिप, हमारी हमारी जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उन्हें सजा हो चुकी है। पंजाब में लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, पंजाब में लोग जेलों के अंदर हैं। मतलब पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती है। वो बेचारे जितनी हिम्मत कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। मैं किसी पे वो नहीं कहूंगा। ठीक है, यहाँ एक बात जरूर थी कि मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे तंजीमें सेट कर ली हैं। एक इतने अरसे को हमने यूटिलाइज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज रखा है, मोमेंटम बना के रखा था। देखिए, अगर एक गाड़ी गैराज में खड़ी है, उसको ला के ट्रैक पे डालने में टाइम लगता है। अगर वो दौड़ रही है, थोड़ा सा मोमेंटम पे है, उसको स्पीड देने के बाद जल्दी निकल जाती है। तो हमारा मोमेंटम था, उसको स्पीड अप हो गया वो। ये फरमाइएगा कि आपने अपने ये पिछले जवाब के शुरू में फरमाया कि जो पंजाब की हुकूमत है वो वोट से नहीं आई, तो आप ये इकरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में वोट के ज़ोर पे आई है? देखिए जी, हमें वो होना चाहिए, जितना गंद पंजाब में हुआ, सुबह सिंध की अगर सूरत हाल है तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2 शहर तो 100% हमारे हैं ना। उसके अलावा अंदरूनी सिंध में ठप्पे के जरिए ये लोग आए, लेकिन उस अंदाज से हमारी उस वक्त तंजीम मंजूर नहीं थी। मैं क्या अगर कहूँ कि पूरे सिंध में हम पंजाब की तरह जीते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम बड़े शहरों में, कराची, हैदराबाद में हमने स्वीप किए, एक सीट किसी की नहीं है, ना पीपी की ना किसी और की। और हैदराबाद की भी ये पोजीशन है, मीरपुर खास की पोजीशन। लेकिन रूरल एरियाज में हम नहीं थे, हम कम थे। मतलब हम ये कि वहाँ थे। और इन्होंने बाकी तो इनकी वहाँ 17 साल से बादशाहत कायम है। वहाँ थानेदार भी इनका, वहाँ आरओ भी इनका, वहाँ डीसी भी इनका। ये ठप्पे लगाते हैं, डब्बे भरते हैं, सारे काम करते हैं। वहाँ इन्होंने पहले ही ठप्पे भर के लगा दिए। तो बात यह कि यहाँ अभी 2024 में हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई सिंध में भी पूरे सूबा स्वीप नहीं किया। शहर हमने स्वीप किए थे। हम इत्तेहादियों के जरिए हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। चूंकि फंक्शनल को भी इन्होंने फारिग कर दिया, जीडीए को इन्होंने फारिग कर दिया। तो बात यह है कि पंजाब और सिंध की तो हुकूमतों में फर्क है। वो तो बिल्कुल 100% जाली हुकूमत है, 100% ये ठप्पे की हुकूमत है। जरा सीएम केपीके ने काफ़ी अपना टाइम लिया और आपको सिंध में तंजीम साजी के लिए और उनकी आमद को केटर करने के लिए अच्छा भला वक्त मिल गया। उन्होंने अनाउंस कर दिया था सिंध का दौरा, और लग इस तरह रहा था कि अगर हालात ठीक चले, और जो कि काफ़ी न्यूट्रल लोग समझ भी रहे हैं कि आपके लोग भी आए, इतना रोका भी नहीं गया, ज़ाहिर है एतराज़ात आपको हैं, तो लग इस तरह रहा था कि रिवाइवल हो जाएगा जैसे मीनार पाकिस्तान पे हुआ था। तो वैसा नहीं हो सका, उतना रिस्पांस नहीं आया, ये बागे जनाब भर नहीं सका। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि शायद आपने या तो मेरी बात समझी नहीं है या आपने सुनी नहीं है। बागे जनाब में जलसा हमने जब कैंसिल कर दिया था, उसके बाद एनओसी इन्होंने जारी की थी। बागे जनाब में कोई कंटेनर नहीं लगा, बागे जनाब में एक लाइट का पोल नहीं आया, बागे जनाब में एक कुर्सी रखी नहीं गई। कैसे? हम तो पहले बता रहे हैं आपको कि ये तो एक अजीब बात हलीम है। आदिल शेख साहब, मैंने आपकी सारी बात सुनी भी और समझी भी। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अवाम को जब कॉल दी जाती है, आपकी बात ठीक है, इंतज़ामी अमूर के अंदर कुर्सियाँ, चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जलसा मैनेज करना होता है, आप
दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अवाम को कॉल दी जाए और महबूब लीडर के पीछे आना हो, फिर जहां ये बंदे आए थे वहां 10, 20, 25 हज़ार, 2 लाख बंदे और भी आ जाते। सवाल ये है मेरा। भाईजान, पूरा ये पहली दफा हुआ है कि बगैर कुर्सी के, बगैर स्टेज के, बगैर साउंड के हमारा ही रिकॉर्ड हमारे जलसे ने कल तोड़ा है। तो बात यह है कि जलसा देखिए, जलसे की एक चीज है। इस वक्त मैं आपसे शो कर रहा हूं ना, जी जी। इसकी अलग है कि वो एक मैं आपको जवाब दे हूं। तो मतलब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो जलसे में कंटेनर लगते हैं, जलसे में लाइटें लगती हैं, जलसे में कुर्सियां आती हैं, जलसा जलसा होता है। तो इसको कहें कि शेख साहब, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। मेरा सवाल मैं दोबारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इनकलाब को किसी हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। पीटीआई इनकलाब की बात करती है। मैंने आपकी बात से ये सवाल जो है आपके आगे पेश किया है। प्लीज़ अब आप कंटिन्यू करें। देखिए, बात यह है कि जितने बड़ा क्राउड निकला है ये अनहोनी है। बगैर के पता चल गया था कि रात को कोई चीज उस जलसागाह जिसकी एनओसी दी गई थी सो कॉल्ड, उसको ताले लगे हुए थे, वहां पुलिस बंदों को मार रही थी, उसके बावजूद ये सूरत हाल थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कल जो रिस्पांस रहा 3 दिन पूरे कराची में, वो अनबिलीवेबल था। और कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और पीटीआई के साथ खड़ी है, निकलेगी इंशाल्लाह। लोग यकीनन आए और ये एक बड़ी चीज़ खुशाइंद है, ये मानने वाली बात है, सब इसको मान रहे हैं। ये बताएं कि ये मोमेंटम आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। देखिए, इंशाल्लाह मोमेंटम चलता रहेगा। मोमेंटम, ये भी मोमेंटम था तो यहाँ तक आया, अब इंशाल्लाह मोमेंटम आगे जाएगा और मजीद बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। ये बताएं कि ये बता दीजिए कि ये कराची के आपकी बड़ी एक मैं तो कहूँगा कि हिम्मत है, क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप ना होने के बराबर है। और मेरे ख्याल में ये मेरी ज़ाती राय है, बल्कि और भी बहुत सारे लोगों की ये राय है जिनसे बात होती रहती है। कराची को हमेशा इग्नोर किया है पीटीआई ने, जबकि कराची ने हमेशा पीटीआई के साथ कभी नहीं छोड़ा और हमेशा मौजूद रही है कराची की लीडरशिप। आपको नहीं लगता लाहौर को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं बानी पीटीआई और बहैसियत जमात पीटीआई की प्रायोरिटी पंजाब है ना कि सिंध? देखिए जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने आने के 1 महीने के अंदर कराची के लिए 168 अरब के पैकेज का ऐलान किया था, जिसको सिंध हुकूमत ने कहा था कि माल खप्पे आप लोग पैसे नहीं लगा सकते, 18वीं तरमीम है। और उसके बाद फिर एक SITCL बनाई गई थी, उसके जरिए कहा था कि कोर्स, जब हमने वो बनाई कि चलो भाई आप आ जाओ इसमें, उन्होंने कहा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। उसके बावजूद, सुन लीजिए, उसके बावजूद कराची और समेत पूरे सिंध के लिए 1100 अरब का पैकेज रखा गया था। 625 अरब का पैकेज खान साहब ने रखा था। कराची के नाले बना दिए गए थे, जिसकी वजह से लोग कम डूब रहे हैं। बड़े नाले FWO की मदद से बनाए गए थे। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ था। कराची के बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए गए थे। कराची में फ्रेट टर्मिनल का इफ्तिताह हो गया था। कराची में KCR का इफ्तिताह हो गया था। कराची में मतलब बड़े मेगा, मतलब K4, ये पूरी इतने अरसे 17 साल से पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी थी। K4 के लिए अनलिमिटेड पैसों वापडा को देकर काम शुरू करा दिया गया था। कराची का पानी, कराची का ट्रांसपोर्ट, कराची के नाले, कराची के KCR, कराची का फ्रेट टर्मिनल, ये इमरान खान साहब ने किया था। और इसमें ग्रीन लाइन शुरू हो गई थी, नाले बन चुके थे, K4 को पैसे दिए जा चुके थे। ये इमरान खान ने किया था, और किसने किया? ये बता 1100 अरब सिंध के लिए रखे थे, जिसमें से 440 अरब इंटीरियर सिंध के थे, जिसमें से मोटरवे में थी, जिसमें मोटरवे स्कैंडल आया, जो पैसे खान ने रखे थे 312 अरब, उसमें से डिशेस निकाल के खा गए खान ने। तो शेख साहब, मैं पंजाब से कंपैरिजन में बात कर रहा था। जो मंसूबे सिंध के लिए थे, यकीनन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, लेकिन पंजाब से कंपैरिजन में सिंध के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं था। ये आम तासर है, इसलिए आपके आगे ये सवाल है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें जवाब दूं। पंजाब में जब गवर्नमेंट, चूंकि आपको पता है 18वीं तरमीम है, उसके तहत NSP के तहत सूबे पर खर्च करते हैं। पंजाब में चूंकि गवर्नमेंट आ गई थी 3.5 साल की, इसलिए पंजाब में बहुत ज्यादा काम हुआ, चूंकि हमारी सूबाई गवर्नमेंट थी। यहाँ तो भाई करने नहीं दिया, 1.5 साल तो फंसा के रखा। कोरोना के अंदर जिस तरीके से कराची में भी देखा गया, यहाँ तो कहा कि जी आप कर नहीं सकते, हमें पैसा देते, माल खप्पे। शेख साहब, ये बताएं कि इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी, ये एक्स PTI के आपके लीडरान जो हैं, ये भी अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं कि मफामत की तरफ बात चली जाए, लेकिन आप लोग इनको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करा रहे। इसकी क्या वजह है? एफर्ट तो है ना इनकी। हम कहते हैं खुश रहे, आबाद रहे। एक अरसा PTI के साथ गुजरा है, बस जहाँ रहे खुश रहे। हमें क्या, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता मैं।
अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये बता दें कि आप सीएम केपीके को लीडरशिप रोल में देख रहे हैं, आगे जो तहरीक चलेगी, या महमूद खान अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को देख रहे हैं? लीडरशिप रोल में कौन है? देखिए जी, लीडरशिप रोल में एक ही है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। अब उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है। जी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की लीडरशिप को कहा है कि आप जाइए, आप एक तहरीक चलाइए, प्लान कीजिए, अगर कोई डायलॉग भी करना है तो आप कीजिए। इनको डायरेक्ट स्ट्रीट मूवमेंट को मोबिलाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब टीम जो होती है उसमें कोई बॉलिंग कराता है, कोई बैटिंग करता है, जी। कोई फील्डिंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई विकेट कीपिंग करता है। तो कप्तान को पता होता है किसको कहाँ खिलाना है। ही इज़ द टीम लीडर, ही इज़ द मैन। और उसके साथ हम मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल आफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी है, वो बेहतरीन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद शायद उन्होंने इशारा दिया कि केपीके के अंदर एक कैंपेन शुरू करेंगे। ये जी शायद अनाउंस कर दिया 17 तारीख जी, से शायद वो केपीके में स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अनाउंस वो केपीके के जो दो इनके जलसे थे, उसके अंदर इफ़ आई एम ऑनेस्ट एंड इफ़ यू आर ऑल्सो ऑनेस्ट, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। जाहिर है सूबे के अंदर सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, जगह भी देखनी होती है, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट इन हालात में जो शुरू करेंगे, ये एक अच्छा आइडिया है, आपको लगता है? जरा देखिएगा 17 तारीख से स्ट्रीट मूवमेंट होगी तो क्या रिएक्शन आता है। जलसे भी बहुत अच्छे थे, जी। 17 के बाद 18 को शो कीजिएगा, हमसे पता चलेगा इंशाल्लाह आपको। बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये आपकी एक आखिरी मुझे इजाज़त दें सवाल करने की, ये जो आपकी एक महमूद खान अचकज़ई साहब की एक एफर्ट है, एक स्ट्रीट मूवमेंट सीएम केपीके लीड कर रहे हैं, आपने कराची के अंदर बड़ा अच्छा शो कर दिया। ये बताएं कि ये कोइंसाइड कहाँ पे होगी, मिलेगी कहाँ पे ये तहरीकें आपस में आके, और नेट रिजल्ट क्या है, प्लान क्या है आपका? जैसे 5 दरिया पंजरत में आते हैं और फिर दरिया सिंध बनता है, तो इंशाल्लाह हमारे प्लान में हमें पता है ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, लेकिन हम शेयर नहीं करना चाहते आपसे। हमारे पूरा प्लान मौजूद है, ये सब चीज़ें इकट्ठी कहाँ होनी है, और इंशाल्लाह सरप्राइज़ मिलेगा सबको। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के लिए हमें ज्वाइन किया है मारिया सुल्तान साहिबा ने। डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर, सासी की चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट भी हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू वेरी मच जी। जैसा आप जानती हैं कि अमेरिका जो है उसका एक बड़ा ही सख्त किस्म का स्टांस हर मुल्क के ही तकरीबन तनाजुर में सामने आ रहा है। पहले वेनेजुएला पे के प्रेसिडेंट और उनकी अहलिया के ऊपर हमला कर दिया, उसके बाद ईरान को धमकी दे दी। तो आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो अपने सोल सुपर पावर के स्टेटस को इंश्योर करवाने के लिए ये सारी की सारी हरकतें कर रहा है, या फिर इसका कोई और पीछे इसके मकसद है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त अमेरिका को अपनी इस सदी की सबसे मुश्किल जो है जंगें लड़नी पड़ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो दो इस एक तरह से आप समझ सकते हैं अमेरिकन ताकत की बुनियाद थी। एक अमेरिका की दुनिया की जो तेल की मार्केट है या तेल की जो ज़खायर है उन तक जो है रसाई। दूसरी जो बैन अवी कम्युनिकेशन हाईवेज हैं जो बिलखसूस तजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन सब के ऊपर अमेरिका की जो है नाकाबिले तरदीद सबकत। तकरीबन दुनिया में तकरीबन 750 से ज़ायद जगह के ऊपर अमेरिकन अफवाज मौजूद हैं। और उसके साथ साथ तीसरी जो अहम बात थी वो यही कि अमेरिकन जो इकॉनमी है वो बैन अवी तजारत की बुनियाद रखे हुए है। अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने दुनिया के अंदर तकरीबन 91 ममालिक जिसमें रूस से लेकर बाकी जितने भी यूरोप के ममालिक हैं उनके साथ तजारती रवाबत में इजाफा था। उसके साथ साथ जो बैन अवी जो ज़खायर हैं तेल के, उसके अंदर भी जो है एक तरह से जो तनाव था वो सऊदी अरेबिया ईरान के दरमियान कम हुआ। उसके साथ साथ जो ये तमाम मार्केट थी ये चैलेंज हो रही थी, और उसके साथ ही साथ चीन की जो रसाई वेनेजुएला के तेल तक और रूस की रसाई वेनेजुएलियन तेल तक, ऐसी वजह से अमेरिका के लिए ज़रूरी बन गया था कि वो इन तमाम जगहों के ऊपर दोबारा काबिज हो। अब इस सूरत हाल में ईरान की जो जंग है
जो ईरान को जो उन्होंने एक तरह से इंडिकेशन दी है, उसके पीछे भी ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स के साथ साथ एक और जो अहम बात थी, जो उनकी एक तवज्जो का मरकज बनी हुई है, वो यही है कि वो समझते हैं कि ईरान के ऊपर हमला करने से या ईरान के अंदर एक सॉफ्ट चेंज लाने की वजह से वो शायद जो दुनिया के जो आलमी तेल के ज़खायर हैं उसके ऊपर एक तरह से सबकत हासिल कर सकेंगे, पहली बात। दूसरा ये कि जो दुनिया को यहाँ से जो तेल जाता है वो तकरीबन 90% है, यानी 90% दुनिया का जो तेल है जो अमेरिका के बगैर है, उसकी जो रसाई है वो बाबल मंदब और इस इलाके से गुजरती है। तो जाहिर है एक लिहाज से अमेरिका वापस उस कम्युनिकेशन हाईवे को या उस समुद्री तिजारत के ऊपर सबकत हासिल कर लेता। ये बात दुरुस्त है कि ये उनके एजेंडा पे है, लेकिन सबसे पहले वो ग्रीनलैंड की तरफ अपनी तवज्जो मरकज रखेंगे। जी, ग्रीनलैंड क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा? सिंस हमारा अभी आज का फोकस तो ईरान के ऊपर है, लेकिन ये सवाल बड़ा ज़रूरी है और आपकी मौजूदगी से मैं फ़ायदा उठाऊंगा। ये आपको नहीं लगता कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो नेटो को पहले ही एक लाइबिलिटी समझते हैं, और अगर यूरोपियन यूनियन के एक मुल्क डेनमार्क की एक टेरिटरी जो कि वैसे तो इंडिपेंडेंट है लेकिन उसके असर के अंडर है, उसके ऊपर अगर ये हमला करते हैं या ख़रीदने की बात करते हैं या उनको कोर्स करते हैं तो मामला ख़राब हो जाएगा। जाहिर है कि सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट तो नहीं है उस इलाके के अंदर, चाइना का भी और रशिया का भी इंटरेस्ट है। और ये जो प्ली वो ले रहे हैं कि अगर मैंने कब्जा ना किया तो कोई और कब्जा कर लेगा, ये कितनी एब्सर्ड है बात? देखिए, पहली बात तो जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिका जो है, अगर आपको पता हो, जो आइलैंड्स हैं, एडमन आइलैंड्स और उसके आगे जो मुख्तलिफ आइलैंड्स हैं, उन सब को पहले भी खरीद चुका है अमेरिका के अंदर। जैसे ट्रिनिडा और ये, वो भी पहले डेनमार्क के ही जेर असर थे और उन्हीं की सॉवरेनिटी के असर थे। ये 19th सेंचुरी में, मतलब 1975 में और एक के दौरान अमेरिका ने जो है ये जो आइलैंड्स हैं वो पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं और उसकी पॉइंट्स हैं, और इसकी जगह तरह से जो दुनिया के अंदर समुद्री तिजारत है उसके अंदर जो है पोजीशंस के अलावा एक से एक जो है अरेंजमेंट कर सकेगा डेनमार्क। इस वक्त भी डेनमार्क के अंदर अमेरिकन अफवाज मौजूद हैं, तो अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं। और असल बात डेनमार्क की इस लिहाज से नहीं है कि वहाँ कोई ज़खायर हैं। ये बात दुरुस्त है कि उनके पास तेल के ज़खायर हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि उनके पास रेयर अर्थ मटीरियल्स हैं, लेकिन उससे भी ग्रीनलैंड की वो ये तो समुद्र जी, अगर आप प्लीज़ रिपीट करें कुछ, आपकी आई लॉस्ट यू फॉर अ मिनट। आप ग्रीनलैंड की बात कर रही थी। जी, अब आ रही है। हाँ जी, मैं ये ग्रीनलैंड के अंदर जिसके थे, अब जो असल हैसियत है ग्रीनलैंड की, उसकी अहमियत की हामिल है। एक तो वो समुद्री राहदारियां हैं जो खुल जाएंगी क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्टिक ओशन के अंदर। उसकी वजह से तकरीबन जो रास्ता है पैसिफिक अमेरिका का यूरोप तक और उसके पीछे, वो तकरीबन उसमें 3 से 4 दिन का पड़ेगा। एक तजारती लिहाज से, समुद्री लिहाज से एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होगा। दूसरी जाहिर सी बात है कि अगर आर्टिक ओशन के रास्ते खुलते हैं और ग्रीनलैंड के अंदर जो है इस वक्त जो दुनिया की सबसे ज्यादा साइबर कनेक्टिविटी की जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जो बाकी सर्विसेज हैं, उनकी कम्युनिकेशन डब्स भी वहाँ मौजूद हैं। तो एक लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि जो आइंदा आने वाली रिसोर्सेज के ज़खायर है या जो तजारती हुजूम के अंदर फर्क पड़ सकता है या तजारती एडवांटेज हासिल हो सकता है, उसके अंदर ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हासिल करेगा। अब मसला ये नहीं है कि अमेरिकन जो मुल्क है क्या वो मुसलसल तौर पर रहती हैं या अमेरिका जो है इसको करेगा। देखिए, अमेरिका के लिए इस वक्त सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि वो ग्रीनलैंड को अपने अंदर अपने जेर असर लेके आए या ग्रीनलैंड के ऊपर कोई फैसला हासिल करें, या तो वो लॉन्ग टर्म मिलिट्री अरेंजमेंट करें और ऐसी सूरत हाल में जाहिर है वो बाकियों को जो है कंडीशन करेंगे कि जी रूस और चीन या बाकी तमाम वफा कर रहे हैं और दिफाई इस
पे कब्जा करेंगे तो ऐसे साल में आपके पास चॉइस नहीं होगी यूरोप में कि आप ये तमाम चीजें अमेरिका को दे दें, क्योंकि यूरोप चाहे जो मर्जी बात कर ले, नेटो हमेशा से एक जूनियर पार्टनर रहा है नेटो अलायंस के अंदर। और पर वो अमेरिकन न्यूक्लियर गारंटी पे, अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो करता रहा है। डेनमार्क की 25,000 है, अब 25,000 फोर्स अमेरिका के 7.5 लाख फोर्स के बराबर नहीं कोई होता। मैच नहीं है, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है जी। तो ये रियलिटी है, बातें जरूर हैं, लेकिन क्या फ्रांस या बाकी तमाम ममालिक या बिलखसूस इवन इसमें बरतानिया क्या वो यूरोप के साथ आज एक खबर आई कि जर्मनी ने एक अपनी मूवमेंट कुछ शुरू कर दी है टू सपोर्ट डेनमार्क, जो जाहिर है फोरसी कर रहे हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ये कितना अहम है? देखिए, जितनी भी मूवमेंट स्टार्ट कर लें जी, लेकिन कुछ चीजें जमीनी हकायक के ऊपर, जमीनी हकायक यही है कि अमेरिका अक्सरी तौर के ऊपर एक बड़ी ताकत है यूरोप की निस्बत। जी, दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है उसके तमाम जो एटमी हथियार थे वो अगरचा यूरोपियन सॉइल पे मौजूद थे, लेकिन उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो अमेरिका के पास था। जी, तीसरी बात यह है कि अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी नेवल पावर है। और चौथी बात यह है कि ये उनका बैकडोर है, यानी एक तरह से जो आप कह सकते हैं अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, उसके साथ जो मुख्तलिफ ओशियानेटिक आप ये समझ सकते हैं समुद्री राहदारियां मौजूद हैं, उसके अंदर अमेरिका सबसे बड़ी जो है एक नेवल फोर्स है। तीसरा ये कि अमेरिका के पास एक चीज है जो बाकियों के पास नहीं है, वो है इनिशिएटिव डोमिनेंस, यानी कि वो किसी वक्त भी कोई भी फैसला कर सकते हैं, बाकी लोग उस फैसले के रद्द-ए-अमल में कुछ करते हैं। अब ये जो जवाब है इसका मतलब ये है कि ये बहुत मुश्किल होगा फ्रांस के लिए, ये बहुत मुश्किल होगा यूरोप के लिए कि वो अपनी तमाम जो है एक तरफ रूस की तरफ है उसको बदल कर अमेरिका की तरफ कर दे और अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। और अगर अमेरिका के खिलाफ खड़े होते तो यूक्रेन को भी लूज करेंगे और जाहिर है रूस वहाँ अपना सुख वहाँ कायम करेगा। तो ये एक लिहाज से यूरोप के लिए, डेनमार्क के लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन जो है दोबारा एक बड़ी रियासत बन जाए और उस रियासत बनने के बाद वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये तमाम बातें अहम हैं लेकिन हकीकत से बहुत दूर। और अगर आप इन तमाम तीनों कंट्रीज को साथ भी कर लेते हैं तो उसके बावजूद उनके पास इतनी मिलिट्री पोटेंशियल नहीं है कि वो अमेरिका का जवाब दे सके। बड़ा लॉन्ग शॉट है जी। तो चाहे वो अस्करी तौर के ऊपर अमेरिका को जवाब देने की ताकत नहीं रखते हैं, लेजिस्लेटिवली वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका बाजिद रहता है तो डेनमार्क को आज नहीं तो कल अमेरिकन शराइत के ऊपर जो है ग्रीन लाइट से दस्तबरदार होना पड़ेगा। हम ईरान की तरफ वापस आते हैं। ये फरमाइएगा कि ईरान के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं, जाहिर है आप जानती हैं बड़ी एजिटेशन हो रही है, लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और अमेरिका जो है वो तवातर के साथ धमकियां भी दे रहा है और ईरानियन जो मूवमेंट है उसकी सपोर्ट का ऐलान भी कर चुका है। इज़राइल के जो नेतन्याहू हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ आ जाएगी और इस रजीम से छुटकारा हो जाएगा ईरानियंस का। इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं आप? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त अमेरिका अपनी सेंचुरी को प्रिजर्व करने के लिए 3 जगह के ऊपर मतलब अटैक किया उन्होंने जी। एक तो वेनेजुएला, दूसरा ग्रीनलैंड, तीसरा ईरान। और इन तीनों के पीछे जो है 2 अहम बातें हैं। एक तो ये कि ये तीनों जो ममालिक हैं ये ग्लोबल जो ट्रेड है उसके चोक पॉइंट्स हैं। दूसरा ये कि इनके पास, तीनों ममालिक के पास आलमी ज़खायर हैं तेल के, और छोटे ज़खायर नहीं है, यानी कि जो ग्लोबल मार्केट है ऑयल की उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। यानी कि दुनिया में कितने का तेल खरीदा जाता है, कितने का बेचा जाता है, उसके पीछे कौन सी तिजारत आ सकती है, इसका इम्पैक्ट आ सकता है। चौथा ये है कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर सऊदी अरेबिया ये फैसला कर लेता है कि आइंदा जो तेल की आमदोरफ्त है या तेल की जो तिजारत है वो डॉलर में नहीं होगी, ये युआन में होगी और किसी और करेंसी में होगी, तो जो अमेरिका की एक तरह से हेज मनी थी तेल की तिजारत के ऊपर वो बिखर सकती है। और अगर ये बिखरती है तो जाहिर है वो चाहेंगे कि इसको इक्वल करने के लिए उनको ईरानियन ऑयल रिजर्व्स की जरूरत है, क्योंकि अगर वो ईरानियन ऑयल रिजर्व्स को अंडर कंट्रोल नहीं करते या रजीम चेंज नहीं करते तो ये मुमकिन नहीं है उनके लिए कि वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को डिक्टेट कर सकें या वो उसको मैनेज कर सकें। अब ऐसी सूरत हाल में जहां रूस बाहर निकल चुका है और ईरान भी बैनुल अक़वामी तिजारत से बाहर है बड़ी हद तक, लेकिन फिर भी वो इम्पैक्ट करता है, उसकी ऑयल ट्रेड जो है वो इम्पैक्ट करती है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को, ग्लोबल ट्रेडिंग पॉलिसीज को।
तो अमेरिका के लिए सऊदी अरेबिया की ऑयल को काउंटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तीनों जो आलमी ज़खायर हैं और तीनों जो कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ काबिज हो लेकिन उनके साथ ही साथ उनको जो है रीडिफाइन करे, और वो उसके लिए ये काम करेगा। तो ये सोचना कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ नहीं आएगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सिर्फ इतना है कि वो 2 महीने पहले आएंगे या 2 महीने बाद, लेकिन आएंगे ज़रूर। ईरान का स्टांस कुछ वेनेजुएला से और ग्रीनलैंड, डेनमार्क, यूरोपियन नेशंस जिनको आपने अभी बड़ा तफसील के साथ डिफ़ाइन किया, उनकी डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्या पोटेंशियल है क्या नहीं। ईरान की मोटिवेशन इन कंट्रीज़ से थोड़ी सी डिफरेंट है और उनकी तरफ से भी तवातर से बयानात आ रहे हैं कि हम भी तैयार हैं और हम भी हमले का जवाब देंगे। ये हमले का जवाब देंगे, इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर दें और नतीजा क्या निकलेगा हमले का जवाब देने की सूरत में। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमला तो वो करेंगे, अमेरिका करेगा। फर्क सिर्फ ये है कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट इसमें लीड लेती है या अमेरिकन अस्करी ताकत। दूसरी बात ये है कि जो ईरान है, ईरान के अपने मसाइल हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ईरान के अंदर ताकत का मरकज़ जो है एक नहीं है, मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ हैं। और जो पिछली जंग हुई है ईरान के अंदर, उसमें ईरान की बहुत सारी कमजोरियां सामने आई। एक तो सबसे बड़ी बात इंटेलिजेंस फेलियर की थी, जहां उनकी मिलिट्री हाई कमांड से लेकर उनके साइंटिस्ट तक हर कोई जो है उसके शिकंजे में आया। दूसरा ये कि उसके बाद जो उन्होंने रिफॉर्म किया है वो उनकी रेजिलियंस थी, क्योंकि इतने बड़े चैलेंज के बाद किसी मुल्क का दौरान जंग वापस उठना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जो आप बात कह रहे हैं वो एक अहमियत की हामिल है कि उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज कर लिया। असल मसला ये है कि इस वक्त जो थर्ड एलिमेंट है जो उनके ऊपर इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्टूडेंट्स का और रेवोल्यूशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, या पर्शियन विंटर जिसको कहते हैं, उसकी जो है तहरीक चलाई जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, असल बात जो ईरान के अंदर ताकत का मरकज है वो बाजार है। अगर तो ईरानियन मार्केट फेल करती है तो फिर ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि ईरान के अंदर जो मार्केट है वो उसको कंट्रोल कर सके या ईरान की जो इंटरनल बेस है उसको कंट्रोल कर सके। देखिए, अमेरिका की पूरी कोशिश क्या है अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, पहले वो क्या करते हैं, पहले वो सैंक्शंस लगाते हैं। यही काम इन्होंने इराक के साथ किया, यही काम इन्होंने लीबिया के साथ किया, यही काम इन्होंने रूस के साथ किया। और ये लगाने से वो उसकी ताकत को कम करते हैं, बैनुल अक़वामी क़ुव्वते खरीद को कम करते हैं, बैनुल अक़वामी ताकत को कम करते हैं, और साथ ही साथ अंदरूनी तौर के ऊपर जो है लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट क्रिएट की जाती है। तो ये तो कामयाबी से वो हासिल कर चुके हैं। असल मसला ये है कि क्या वो 100% ईरान के अंदर टर्नओवर लेके आ सकेंगे या नहीं। ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन चैलेंज जरूर बरकरार रहेगा, क्योंकि हो सकता है जैसे कि अभी हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप की इस स्ट्रैटेजी में जो उन्होंने वेनेजुएला में इख्तियार की, तो इन्होंने गैर जरूरी मतलब एक तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की कि जहां आप लीडरशिप को ही ले गए हैं। जब आप लीडरशिप को ले गए हैं तो असल मसला ये नहीं हुआ कि क्या वेनेजुएला जो है अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ता, और अगर जंग लड़ता तो शायद अमेरिका को बहुत सारी कैजुअलिटीज को होती। लेकिन इसी तरह ईरान के खिलाफ भी अगर वो नेक्स्ट अटैक करे, हो सकता है कि वो अटैक जो है वो ईरान के खिलाफ उस तरह का ना हो जैसे कि हमने पहली जंग देखी है। हो सकता है कि वो लीडरशिप सेंट्रिक हो और लीडरशिप के खिलाफ इसी किस्म का ऑपरेशन करें। अब अगर लीडरशिप के खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन करते हैं, और जो पिछली जंग है उसमें जो हम जैसे हमें नजर आया कि लीडरशिप के खिलाफ जो इंटेलिजेंस थी वो 100% विजिबल थी, तो फिर ऐसी सूरत हाल में चैलेंज एक और नोयत का हो जाएगा कि जहाँ लीडरशिप जो है वो डिसमेंटल हो जाएगी, और अगर लीडरशिप डिसमेंटल हो जाती है तो फिर एबिलिटी ईरान की इसको रिस्पॉन्ड करने की वो बहुत कम हो रह जाएगी। तो ये एक डिपेंड करता है कि अमेरिका की मिलिट्री ऑफेंसिव कैसा होता है, पहली बात प्रेसिडेंट ट्रंप के नीचे। दूसरा ये कि जंग की मुद्दत क्या होगी, जंग का तरीकाकार क्या होगा, और तीसरा ये कि उसके अंदर उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यही है कि लीडरशिप को डिसमेंटल करना है और उसके जरिए ईरान को कब्जे में करना है, फिर तो जरूरत है। लेकिन इस पे है कि ईरान के अंदर जो खमनाए हैं और जो उनकी राहबर हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और वो कितनी हद तक अपने पावर को। मारिया साहिबा, अगर मुझे इजाज़त दें, इस चीज़ को तो कई दफ़ा पॉइंट आउट इजराइल भी कर चुका है रिजीम चेंज के हवाले से, जब तो उनके अहदाफ तो मेरे ख्याल में कोई इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इसके एस्पेक्ट्स जो आम तौर पे जनरली डिस्कस नहीं होते उनकी तरफ रोशनी डाल दी। तो आपको नहीं लगता कि ये तो उनका पहले से टारगेट है? हाँ, शायद जो अमेरिका और इजराइल की नफ़रत है
इन द हार्ट्स ऑफ द इरानियन पीपल, वो उनके लिए एक मुश्किल है। अदरवाइज़ तो या फिर उनकी मिलिट्री में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा इकॉनमी को डाउन करेंगे, सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करेंगे, पॉलिटिकल आपकी सारा सिस्टम कोलैप्स करेगा और रिजेंटमेंट होगी, केओस होगा, वो सब तो हम देख रहे हैं, हो चुका है। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि करने वाले अमेरिका और इजराइल हैं तो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं इरानियन पब्लिक के अंदर। जाहिर है रिजेंटमेंट इन दोनों मुल्कों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा है ईरान में। देखिए, जंग पब्लिक में नहीं लड़नी होती जी, वेनेजुएला के अंदर भी अमेरिका के खिलाफ बहुत नफरत मौजूद है, लेकिन अमेरिका इस वक्त ताकत की पोजीशन में है वेनेजुएला में, बावजूद इसके कि दुनिया के मायदे वेनेजुएला के साथ हैं। और आज मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक वेनेजुएला की जो प्रेसिडेंट है, इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है अमेरिका से मदद मांगी है कि जो एक शिप जो है उनकी इजाजत के बगैर बैन अवी समुद्र में चलेगी कि उसको वापस लेके आए। तो असल मसला जो असल चैलेंज देखना है वो ये कि जो पिछली जंग हुई है ईरान की अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, उस पर उन्होंने उनकी जो सीनियर मिलिट्री लीडरशिप थी उसको, और जो रिलीजियस लीडरशिप थी उसको, इंटेलिजेंस की लीडरशिप उसको टारगेट किया था, और साइंटिस्ट को भी उनके घरों में टारगेट किया है। और अगर आप इस तर्ज़े अटैक को देखते हैं जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया वेनेजुएला के साथ, सो असल मसला ये नहीं है कि लोगों के अंदर ये नफरत मौजूद है या सिस्टम बहुत बड़ा प्रोवेसिव है। असल इशू ये है कि इंटरनल इंटेलिजेंस फेलियर जो था हमारा ईरान के अंदर, उसको कितनी हद तक ईरानियन रजीम जो है महफूज कर सकी है। अगर तो उसको महफूज कर सकी है या उसको रीएड्रेस कर चुकी है, फिर तो अमेरिका के लिए चैलेंज रहेगा। लेकिन अगर वो इस को रीएड्रेस नहीं कर सकी, जैसे कि हमने देखा पिछली जंग में वो नहीं एड्रेस कर सके और उसका नुकसान उठाना पड़ा ईरान को। देखिए, कैपेबिलिटी तो उन्होंने रीबिल्ड कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तक भी नहीं पहुंच सके। लेकिन असल इशू क्या था? असल इशू ये कि उनके इतने सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने शहीद कर दिए, इतनी सारी उनकी मिलिट्री कमांड और उनकी जो सीनियर टॉप लीडरशिप जो थी वो सारी टारगेट हुई, उन्होंने मतलब टारगेट कर दिया इन द मिडल ऑफ वॉर। तो असल इशू ये नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपका मुल्क कितना बड़ा है, आप कितनी सारी चीजों को देख रहे हैं। असल बात ये है कि क्या आप अपनी लीडरशिप को सिक्योर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो नई तर्ज जंग है उसमें लीडरशिप की सिक्योरिटी जो है वो क्रिटिकल हो गई है फॉर विक्ट्री और फेलियर। सो असल इशू ये है ईरान के अंदर इस वक्त कि क्या वो अपने इंटेलिजेंस जो फेलियर्स थे उनसे जो है वापस निकल सके हैं या नहीं। अगर तो निकल सके हैं फिर तो ईरान के लिए उनके लिए ईरान एक चैलेंज होगा। लेकिन अगर उसके अंदर उनको 80% या 90% से बढ़कर कामयाबी हासिल नहीं हुई है तो फिर ये चैलेंज जो है रिवर्स होगा जी, फिर ये अमेरिका के हाथ में जाएगा। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। बड़ा कॉमनली हम सुनते हैं कि अगर ईरान के अंदर ये गवर्नमेंट फॉल कर गई जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बड़े अरसे के बाद ठीक हुए हैं, रीजंस आपको पता है मेरे से बेहतर, तो उसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। ये बात कितने हद तक दुरुस्त है? देखिए, पाकिस्तान तो चैलेंज से पहले गुजर आया है। हमारे खिलाफ तो जो रजीम चेंज मुख्तलिफ टाइम के ऊपर होती रही है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ताकत का मरकज सिविल मिलिट्री था, सो पाकिस्तान पे जो ताकत का जो अटैक हुआ है, बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा का जो अटैक हुआ है, वो किस चीज़ के ऊपर हुआ है? वो ये कि सियासी और अस्करी जो ताकत के मराकज़ हैं उनको मुसलसल जो है निशाना बनाया जाए, और उनको बनाया गया है, और ताकि अवाम के दरमियान जो एक तरह से तवज्जो का मरकज़ थे उनका रिलेशनशिप, उसको अफेक्ट किया जाए। आपकी क्रेडिबिलिटी ऑफ लीडरशिप, क्रेडिबिलिटी ऑफ मिलिट्री कमांड, हर चीज़ को अटैक किया गया। और ये एक ऐसा अटैक किया गया जो पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड रहा। लेकिन ये अटैक किस लिए किया गया? इसीलिए ताकि अवाम, कौम और आर्म फोर्सेस के दरमियान, जिसको कहते हैं ट्रिनिटियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉजविट, उसको जो है आप अफेक्ट करें। तो ये तो एक, आप तो उसमें से गुजर आए और आप गुजरेंगे भी, इसमें हमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि जंग किसी और चीज़ की है, जंग इस वक्त बैनुल अक़वामी तजारती मराकज़, बैनुल अक़वामी आलमी ज़खायर बराए तेल और उससे भी बढ़ के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, उनके जो चोक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, तो उसके लिए जो ममालिक हैं उनका जो ताकत का मरकज़ है वो शिफ्ट होएगा। और अगर वो शिफ्ट होएगा तो उससे जो ऑर्डर ऑफ बैटल है, यानी कि जो जंग के साथी हैं, जो जंग के अंदर पहली कनेक्शन थे, वो भी रिवर्स होंगे और वो आपको देखने में नजर आएगा।
जैसे कि हिंदुस्तान पहले अमेरिका, इनके दरमियान बहुत ताल्लुकात हैं, इस तरह बाकी ममालिक, तो बहुत सारी कंट्रीज को वो रोल प्ले करना पड़ेगा। लाइक अभी बरतानिया को पहली दफ़ा ये इस बात का फैसला करना होगा कि वो यूरोप के साथ खड़े हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, वो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे, राइट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे, वो ताकत का मरकज कैसे इफेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इसमें बातचीत नहीं होती वो ये कि जो वेनेजुएलन ऑयल है फॉर एग्जाम्पल, या जो रशियन ऑयल है, या जो ईरानियन ऑयल है, इसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अभी भी दुनिया में हो रही हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा लंदन का है। जो गैर मतलब क्रिमिनल नेटवर्क से बाकी तमाम ममालिक हैं, उनकी जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है या फाइनेंशियल लिक्विडिटी है, वो वाया लंदन होती है, वो किसी और मुल्क के जरिए नहीं होती है। तो ये जो ऑयल, ब्लैक ऑयल मार्केट है, उसके अंदर लंदन, उसमें दुबई, ये ममालिक हैं जो इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त। अब अगर ये कंट्रीज इफेक्ट होती हैं, क्योंकि अगर अमेरिका वापस आएगा और डॉलर को मतलब स्क्रूटनाइज करता है, यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम उन्होंने खड़ा किया है जिसके अंदर आप तेल को डॉलर के बगैर ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, और मुश्किलात हैं उसके अंदर, अगर उसकी हार्ट के अंदर दुबई है, उसकी हार्ट के अंदर फ्रांस है, उसकी हार्ट में बरतानिया है, तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से अमेरिका ने अलानिया जंग कर दी है उन तमाम लोगों के साथ जो उनके ट्रेडिशनल साथी समझे जाते थे। यानी फॉर द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, मैसेज इज सिंपल, वो ये कि अमेरिका विल बी अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द ग्लोबल न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, और उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल जो है ना डोमिनेशन को तरजीह दे रहा है बनिस्बत अलायंस स्ट्रक्चर। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम को ख़त्म करने का। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।